हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था आइडियल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट्स स्टडी किए थे, उसमें से मैं एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए पीछे के पॉइंट्स को रिवाइज करवाती हूँ। एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी कि जो पी टोटल की वैल्यू थी कैलकुलेटेड वैल्यू वो इक्वल थी किसके, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल। दूसरी बात ये थी कि अगर हम यदि प्योर कंपोनेंट के मिक्सचर के अंदर वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट करें तो जो पी ए था दिस विल बी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। पी बी जो था वो था पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल था। ये कब है? जब मैंने मिक्सचर बना चुकी हूं। मैं सॉल्यूशन के लिए ही बात कर रही हूं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नाउ दूसरा पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। अगर आइडियल सॉल्यूशन बनना है तो ये कंडीशन अप्लाई थी। थर्ड वाली कंडीशन जो थी वो था डेल्टा मिक्सिंग H विल बी इक्वल्स टू 0। फोर्थ कंडीशन जो थी वो था डेल्टा मिक्सिंग V विल बी इक्वल्स टू 0। फिफ्थ और सिक्स्थ कंडीशन डेल्टा S ग्रेटर देन 0 एंड सिक्स्थ लास्ट कंडीशन जो थी वो थी डेल्टा G विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं होगा। तो ये तो सभी सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा। डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब लेस देन 0 होगी तब भी सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। परंतु जनरली सभी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी लागू होगा। तो अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या लिक्विड में सॉलिड के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन थी ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों, दिस इज अंजलि सिंघानिया एंड इट्स योर चैनल सिंघानिया एजुकेशन। यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, मैं नया लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम फर्स्ट कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो पी टोटल कैलकुलेटेड है दिस विल बी इक्वल्स टू पीटी अगर आइडियल सॉल्यूशन है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल है। अगर ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल बनता है इट मीन्स यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन क्या होगी, जो पी टोटल कैलकुलेटेड है वो क्या होगा, ग्रेटर देन पी टोटल एक्सपेरिमेंटल के होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि पी टोटल जो कैलकुलेटेड है वो लेस देन होगा पी टोटल एक्सपेरिमेंटल के। तब यहाँ पे हमको दो तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे को बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। क्यों बोलेंगे ये पूरी बात समझ में आए, जब मैं समझाऊंगी तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो हम पहला टाइप ले रहे हैं कि ये वाला टाइप ले लेते हैं, पी टोटल कैलकुलेटेड विल बी इक्वल्स टू विल बी लेस देन पी टोटल एक्सपेरिमेंटल। तो सबसे पहले इस केस की बात करती हूँ। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं पी टोटल कैलकुलेटेड का क्या मतलब था। देखो बेटा, अगर मेरे इस लेक्चर को अच्छे से समझना है तो इसके प्रीवियस लेक्चर को ढंग से देखकर आओ, जो मेरा लेक्चर है आइडियल सॉल्यूशन पर।
तो आपको ये लेक्चर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होगा। वैसे तो मैं यहाँ पे भी क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगी, पर कॉन्सेप्ट जो होते हैं डॉट 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 जुड़ते हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जोड़ रहे हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट स्टडी करके आना जरूरी है। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं पी कैलकुलेटेड क्या है, पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के, पी टोटल जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उससे क्या है, लेस है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में समझा रखा है कि जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का हम पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों कंपोनेंट मैंने लिए हैं, और दोनों कंपोनेंट मैंने लिए हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोल फ्रैक्शन भी पता है। तो हम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पी टोटल विल बी इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू इसके इक्वल आ जाती तो सॉल्यूशन आइडियल हो जाता, पर ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी ये कम आई, और जो सॉल्यूशन में हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी, एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करते हैं, हम एक कंटेनर में सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें मैनोमीटर निकालते हैं और वहां से हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझाया है। तो वहां से हम जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है ज्यादा, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही था, क्योंकि मैं पी टोटल ही निकाल सकती थी, तो मैंने पी टोटल से ही कंपैरिजन करके निकाला। पर होगा क्या, होगा जो एक्चुअल कंडीशन होगी वो समझने की बात है, तो वो ही समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बच्चों, मन नहीं मानता अच्छा ना समझाओ तो, इसीलिए मैंने फिर से ये फिगर बनाया। जरा फिगर के शेप पर ध्यान मत देना, क्योंकि इंस्टेंट ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ी ड्राइंग अच्छी होती भी नहीं है, तो थोड़े से फिगर अच्छे नहीं बने हैं, उसको अवॉइड कर देना, बात समझना है। मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिया है ए, एक लिक्विड लिया है ए। देखो लिक्विड है तो वॉलेटाइल ही होगा, ये आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे लावा नहीं भर रहे हैं, या हम किसी मेटल का सॉल्यूशन, लिक्विड मोल्टन मेटल नहीं भर रहे हैं, हम भर रहे हैं सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन हम ऑब्वियसली ऐसे लिक्विड में ही बनाते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं। तो मैं बार बार वोलेटाइल वर्ड का यूज नहीं करूंगी, मैं समझा चुकी हूँ क्यों। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ए लिक्विड को फिल किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बी लिक्विड को फिल किया है। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने वाटर को फिल किया है, और यहाँ पे मैंने इथाइल एल्कोहल ले लिया C2H5OH। आप जानते हो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी के कारण से लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर भी होती है, लेकिन इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। अब इनके अंदर भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो दो तीन कारण से है। एक तो ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी हैं। दूसरा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही बात हो रही है, यहाँ पे वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इसी के कारण से इसमें भी क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी वजह से ये भी लिक्विड स्टेट में है। अब मैंने अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी स्ट्रांग है, इसकी वीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बल्क ग्रुप लग गया है जो कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या होता है, थोड़ा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, और यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया वाटर और इथाइल एल्कोहल का। हम कोई एक सॉल्वेंट है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमने 50% लिया हो, मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन को फिल कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके फिल कर दिया। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल डिस्पर्स होंगे, आपको पता है डिस्पर्शन होता है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, लेकिन मिक्स करने के बाद क्या होगा, इनकी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटी
और बीच में इथाइल अल्कोहल आकर के जुड़ गया, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रहा है, परंतु जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में हो रही है वो वीक है। वीक होने से अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी वोलेटिलिटी बढ़ गई है। वोलेटिलिटी बढ़ गई है मतलब स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो गई है। स्केपिंग टेंडेंसी क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो जब स्केपिंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो इस सॉल्यूशन बनने के बाद जो इनका प्रेशर है वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। अब जो एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी थी वो तो दूसरी आनी थी, लेकिन जब हमने इसका कैलकुलेशन किया, इसको हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, तो इसकी वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उससे ज्यादा मिली। और उससे ज्यादा मिली तो अब हमारे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां से पार्टिकल की स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच में वो अब क्या है? कम है। इसलिए क्या हुआ? स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। और स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आना चाहिए थी कैलकुलेटेड के बराबर वो अब ज्यादा आ रही है। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन में जो अब हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जो प्रेशर हमको मिलना चाहिए था उससे ज्यादा प्रेशर मिल रहा है। तो अगर हम इनके प्रेशर का डिफरेंस निकाले तो बच्चों यहाँ पे अब हमें क्या समझ में आया कि जो पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो पी टोटल कैलकुलेट से ज्यादा है। तो अगर हम पी टोटल एक्सपेरिमेंटल में से पी टोटल कैलकुलेट वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या आइडियल होता? तो पी कैलकुलेटेड के बराबर होना चाहिए थी। तो हम पी कैलकुलेट से कितनी कम ज्यादा हुई है वो ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी टोटल के रेस्पेक्ट में पी एक्सपेरिमेंटल कितना ज्यादा है? तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर देन जीरो आएगी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव आएगा डिफरेंस, और पॉजिटिव आएगा इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किससे हुआ? राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो गया, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आना चाहिए थी लेकिन नहीं आई, उससे ज्यादा आई, तो हमने क्या बोला? इसको पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब इस पॉजिटिव डेविएशन के साथ साथ में सारी बातें समझ में आने लग गई। क्या बातें समझ में आने लगी? दूसरा पॉइंट जो हमारा था, सेकंड पॉइंट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है या नहीं है? ये जरूरी नहीं है। ये इक्वल है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है, पर मिक्सिंग के बाद जो ए और बी पार्टिकल है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैंने यहाँ पे देखो इसको इक्वल करा ही नहीं। आइडियल के केस में मैंने इक्वल किया था। इसमें हो सकता है अलग है, इसमें हो सकता है अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के पार्टिकल में। तो क्या हुआ? ए और बी के पार्टिकल की स्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ? पी ए नॉट, पी ए की जो वैल्यू थी, पी ए की जो वैल्यू थी वो भी क्या हो गई? ग्रेटर हो गई पी ए नॉट एक्स से। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है भाई, ये ध्यान रखना है। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। एंड जो पी बी की वैल्यू थी सॉल्यूशन में वो भी क्या हो गई? ग्रेटर हो गई पी बी नॉट एक्स बी से। साथ ही साथ ये तो हो ही गई। हम एक और बात लिख सकते हैं कि पी टोटल ग्रेटर हो गया किससे? पी ए नॉट एक्स ए से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। ये हमें समझ में आ गया। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एंड दिस इज आफ्टर मिक्सिंग है। ये सब आफ्टर मिक्सिंग है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है कि डेल्टा मिक्सिंग एज के साथ में क्या होगा। लेक्चर बढ़ा ही जाना है क्योंकि दो टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं।
दो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग एच के साथ में क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग एच, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा मिक्सिंग एच विल बी इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी के बीच में क्या है, उससे कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लेस है। अब लेस है तो क्या हुआ, इसमें ज्यादा है, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी जब डिस्पर्जन होगा। इनको नया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो उसको क्रिएट करने में कम एनर्जी रिलीज होगी। तो जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, एंथैल्पी होती है टोटल एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, कुछ भी बोल लो, हम केमिस्ट्री के केस में सब्सटेंस बोलते हैं। तो जो मिक्सिंग के पहले इसकी एंथैल्पी थी, मिक्सिंग के पहले A1 के बीच की एंथैल्पी H1 थी, BB के बीच की एंथैल्पी क्या थी, H2 थी। ये एंथैल्पी क्या थी, ये एंथैल्पी H1 और H2 कुछ थी, H1 प्लस H2 मतलब क्या थी, ये H इनिशियल थी। मिक्सिंग करा तो क्या हुआ, एनर्जी कम रिलीज हुई, जितना होना चाहिए थी, अगर जितनी इनको तोड़ने के लिए लगती उतनी ही चाहिए होती, उतनी ही चाहिए होती तब तो इक्वल हो जाती, लेकिन इक्वल नहीं हुई, यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हुई, मतलब इसकी एंथैल्पी क्या है, H फाइनल ज्यादा है, किससे, H इनिशियल से। किससे ज्यादा है, H इनिशियल से, क्योंकि इनकी एंथैल्पी कम थी तभी तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ी। इस बात को समझ में आना चाहिए कि इनकी एंथैल्पी कम थी तभी तो इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ी। तो इसकी एंथैल्पी क्या है, H इनिशियल कम है, H इनिशियल क्या है, लेस है H फाइनल से, और तब ऐसा है, तब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा मिक्सिंग H विल बी इक्वल्स टू H फाइनल माइनस H इनिशियल। अब H फाइनल बड़ा है, H इनिशियल छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, या इन दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा मिक्सिंग H क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग H क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, यहाँ पे अगला पॉइंट है डेल्टा मिक्सिंग V के साथ में क्या होगा, मतलब मिक्सिंग के बाद में जो चेंज इनटू द वॉल्यूम है उसके साथ में क्या होगा। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ठीक है, हमने मान लिया, BB के बीच में जो है वो हमने मान लिया, जो भी होगा दोनों का सेम नहीं है, हो सकता है अलग अलग भी हो। तो मिक्स करने के बाद क्या हुआ, A और B के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इन दोनों से कम हो गया, कम हो गया तो क्या हुआ, कम हो गया तो क्या हुआ, पार्टिकल अब दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो जो वॉल्यूम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे थे, यहाँ पे और यहाँ पे जो इनका वॉल्यूम था, मान लो यहाँ पे V1 वॉल्यूम था और यहाँ पे V2 वॉल्यूम था, तो यहाँ पे V1 प्लस जो V फाइनल है, V फाइनल वॉल्यूम है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब अगर इनिशियल वॉल्यूम को मैं वैल्यू के साथ समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इक्वेशन बनाते वक्त मैंने क्या किया, V1 लिया 50 ml, V2 लिया कुछ 80 ml, तो जो V इनिशियल था, जो इसका और इसका V इनिशियल था वो कितना था, V1 प्लस V2, और ये जो वैल्यू थी वो थी 50 प्लस 80 इक्वल्स टू 130 ml। लेकिन जब मैंने इसको मिक्स कर दिया तो इसमें जब मैंने वॉल्यूम को मेजर किया तो मैंने ये पाया कि ये आया 150 ml। तो क्या हुआ, V फाइनल कितना हो गया, V फाइनल हो गया 150 ml। अब हम डेल्टा मिक्सिंग डेल्टा मिक्सिंग
V देखेंगे तो क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 115 माइनस 130 20, मतलब क्या है, कहने का पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मतलब डेल्टा मिक्सिंग V, डेल्टा मिक्सिंग V क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और मैं ऐसा भी बोल सकती हूं, डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये दोनों वर्ड मैं बोल सकती हूँ। देखो भाई, कहीं जगह पे ये चीज यूज करी होती है, कहीं जगह ये चीज यूज करी होती है, तो मैं दोनों चीजों को समझा देती हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है सॉल्यूशन में, उसमें क्या हो रहा है, डेल्टा मिक्सिंग वी भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिलाने के, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मिक्सिंग के बाद एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सॉल्यूशन की, और जो पी टोटल की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो ज्यादा आ रही है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। तब हम क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इन सॉल्यूशन के मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है एक, जब हम वाटर में इथाइल एल्कोहल मिक्स करते हैं। उसके पहले मैं इस ग्राफ को समझा देती हूँ। अगर ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, तो आइडियल होता तो ग्राफ कैसा बनता, स्ट्रेट लाइन बनता, पर अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा। ये क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा प्रेशर हमको इंक्रीज मिल रहा है। यहाँ पे भी इसका प्रेशर क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा कुछ इंक्रीज मिलेगा, थोड़ा सा क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। देखो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता है, थोड़ा ही बढ़ता है। और जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बन गया, इसका भी प्रेशर जो होना चाहिए था उससे ज्यादा मिल रहा है हमको। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमको कितनी बातों का ध्यान रखना है, हमको बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहला पॉइंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, दूसरा पॉइंट डेल्टा एच मिक्सिंग, तीसरा पॉइंट डेल्टा वी मिक्सिंग, चौथा पॉइंट ए बी बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको भी हमको ध्यान रखना है। साथ ही ये ग्राफ भी बना के आना है। अगर हमको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस लिखना है, तो अगर हमने इतने पॉइंट इधर लिख दिए और इतने ही पॉइंट नेगेटिव डेविएशन के साथ लिख दिए, तो आपको कोई भी एक नंबर भी नहीं काट सकता। अब एग्जाम्पल मैंने और लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक लिखा इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन इथाइल अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। जब मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसीटोन के पार्टिकल इथाइल अल्कोहल के पार्टिकल का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देंगे, तो जो एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली CCl4 CHCl3 के बीच में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है, साथ में हाइड्रोजन भी है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन में भी ऐसा ही होगा। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइक्लोहेक्सेन बीच बीच में आके लग जाएगा। साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन है, उनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ये एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। यहाँ पे एसीटोन और CH2 के एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं। एसीटोन में क्या है, ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके कारण से इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है, इसमें कम है। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हमने पॉजिटिव डेविएशन को पूरा डिस्कस कर लिया। अब पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ गया, तो नेगेटिव डेविएशन क्या है, जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव डेविएशन के। फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब हम समझ रहे हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ब्राउन्स लॉ।
अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नेगेटिव डेविएशन को हम समझ रहे हैं। अब नेगेटिव डेविएशन में हमने वापस से क्या लिया, एक लिक्विड लिया है ए, दूसरा लिक्विड लिया है बी, और जब दोनों को मिक्स किया है तो सॉल्यूशन बना है। एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगी जो बहुत प्रचलित है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, वो है CHCl3, CHCl3 और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया। अब इस बात को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो है ना, ये जो है CHCl3, इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखो अभी मैंने यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना चालू नहीं करी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, तब आप मेरा एक लेक्चर भी खुद मिस नहीं करोगे, ये मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, CHCl3 लिया, प्लस यहाँ पे मैंने लिया C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे जब ये प्योर एसीटोन है तब इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा वाला, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों मिलकर के यहाँ पे वैल्यू देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हर उसमें होते हैं सब्सटेंस में, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जब मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या करेगा, इसके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली ये क्लोरीन भी, सिमिलरली ये क्लोरीन भी। अब ये जो कार्बन है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज क्लोरीन। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसकी इतनी हिम्मत तो नहीं कि वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांग ले, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। क्या करेगा वो, इस छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा हाइड्रोजन एक छोटा बच्चा है, इससे बोलेगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ पुल कर देता हूँ। भाई जो थोड़ा सा पावरफुल होता है ना, वो थोड़े लेस पावरफुल वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी पावर को अप्लाई करता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े से कार्बन की तरफ खिसक जाते हैं, मूव हो जाते हैं, इसके कारण से यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम हो गई है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और इस बॉन्ड को हम बोलेंगे H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, पहले तो नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, दोनों पार्टिकल के बीच में इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो सॉल्यूशन में पार्टिकल की जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो गई। स्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई तो क्या होगा, वेपर फेज में पार्टिकल स्लो जाएंगे, कम जाएंगे, और सॉल्यूशन फेज में ज्यादा रहेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी पी टोटल की, वो क्या आएगी, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी वो आएगी, लेस आएगी पी टोटल कैलकुलेट के। अब जो पी टोटल कैलकुलेट निकाला वो तो राउल्स लॉ को फॉलो करके निकाला है ना। तो अगर इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। अब डेविएशन कैसा शो कर रहा है, प्रेशर कम हो गया, जितना आना चाहिए था उससे कम हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। आना कितना चाहिए था, इसके इक्वल आना चाहिए था। तो अगर मैं पी टोटल एक्सपेरिमेंटल में से पी टोटल कैलकुलेट को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, नेगेटिव मिलेगी। या मैं इन अदर वर्ड ऐसा कह सकती हूँ कि ये क्या मिलेगी मुझे, लेस देन 0 मिलेगी। तब हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, वो है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो वापस समझाना बनता नहीं है, मैं खाली एक लाइन में लिख देती हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और ए बी और बी के बीच में जो था, स्लैश लगा के लिखती हूँ, इसका और इसका सेम होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिक्सिंग के बाद में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ए और बी के बीच में। एंथैल्पी तो इसी के कारण से अफेक्ट होती है और वॉल्यूम भी इसी पॉइंट के कारण अफेक्ट होता है। तो अब हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इनटू द एंथैल्पी फॉर द सॉल्यूशन which shows negative deviation from Proud's law. Change into enthalpy. देखो भाई, मिक्सिंग के पहले इसकी एंथैल्पी है H1, इसकी है एंथैल्पी H2, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम है, मतलब उनको ब्रेक करने के लिए, उनके मॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी कम देनी पड़ रही है। कम देनी पड़ रही है इसका मतलब क्या है, उसकी एंथैल्पी कैसी है, उसकी एंथैल्पी ज्यादा है। तो अगर H1 और H2 की बात करूं तो H इनिशियल क्या आएगा, H इनिशियल आएगा H1 प्लस H2। अब जब मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो जो एच फाइनल है मिक्सिंग के बाद में, यहाँ की एंथैल्पी एच फाइनल है वो क्या है, वो क्या है, कम हो गई, क्योंकि ज्यादा रिलीज हुई एनर्जी। तो जो एच इनिशियल है वो क्या है, एच इनिशियल है वो क्या है, ज्यादा है एच फाइनल से। तो जब डेल्टा मिक्सिंग एच हम निकालेंगे, डेल्टा मिक्सिंग एच हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। अब जब ऐसा होता है तो देखो ये कम है और ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। मतलब डेल्टा मिक्सिंग एच, डेल्टा मिक्सिंग एच विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डेल्टा मिक्सिंग एच इज लेस देन 0। किताबों में दोनों बातें लिखी होती है, इसलिए मैं दोनों तरीके से लिख के बता देती हूँ। मैथ्स वाले बच्चे समझ जाते हैं, पर मैं उन बोलती हूँ कि मैथ्स वाले बच्चों को भी समझ नहीं आती है बात, वो भी अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल है दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना। तो हमें थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया कि जब नेगेटिव डेविएशन होगा आइडियल सॉल्यूशन का राउल्स लॉ से, तब डेल्टा मिक्सिंग एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, व्हाट अबाउट वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, या चेंज इनटू द, change into the volume on mixing। मिक्सिंग के बाद में वॉल्यूम क्या हो रहा है, अब यहाँ एंथैल्पी समझ लो, मैंने इसका V1 वॉल्यूम लिया, वापस से मैं इसका ले रही हूँ 50 ml, और V2 जो वॉल्यूम है वो मैं ले रही हूँ 80 ml। परंतु मिक्सिंग के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन है वी फाइनल, मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल रहा है वो मुझे ना तो 80 मिल रहा है ना 50 मिल रहा है, मतलब मिक्सिंग करूंगी तो उसके उससे ज्यादा ही मिलेगा, मुझे मिल रहा है 100 ml। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं V इनिशियल कितना है, V इनिशियल है V1 प्लस V2, and this will be equals to 50 plus 80, 130 ml, और V फाइनल जो है वो है 100 ml।
तो हम डेल्टा मिक्सिंग फाइनल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, V final minus V initial and this will be equals to 100 minus 130 और क्या मिला हमको -30. So I can say that delta mixing V will be equals to negative और मैं ये कह सकती हूँ डेल्टा मिक्सिंग V इज लेस देन 0. तो हमारे ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं. अभी देखो एक बात और है बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि मैंने बॉइलिंग पॉइंट समझाया ही नहीं है, इसलिए मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आपको यहाँ पे समझाई नहीं है. वो मैं समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, हम जब मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप पढ़ेंगे. अब देखो ये ग्राफ की बात करते हैं. ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में क्या होगा, जो प्रेशर हमको मिलना चाहिए था वो तो हमारी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमको उससे कम प्रेशर मिला. इधर भी हमको क्या मिला, इससे कम प्रेशर मिला और इधर भी हमको क्या मिला, इससे कम प्रेशर मिला. तो जब हम नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएंगे तो कर्व कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा. अब देखो ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन कर्व और कर्व दोनों में अंतर है, स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों में अंतर है. यहाँ पे क्या होता है, चेंज यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता है ना. ये बात 9th क्लास के कोर्स में आप जाके पढ़ो, मेरा 9th क्लास के लेक्चर में भी लीनियर चेंज और कर्व वाले चेंज, तो आप वहां पे देख करके समझ सकते हो. तो यहाँ पे इस तरह से हमने नेगेटिव डेविएशन को समझ लिया. अब यदि आपको दोनों को डिफरेंशिएट करने को आता है क्वेश्चन, तो आप 6 पॉइंट खुद से लिख सकते हो. अब लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. तो पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा चुकी हूँ. दूसरा एग्जाम्पल बहुत कॉमन है और वो कॉमन है फिनॉल प्लस एनिलीन का. देखो यहाँ से एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी अच्छी क्वांटिटी में लिखे हैं, 4 5 एग्जाम्पल लिखे हैं. तो देखो फिनॉल और एनिलीन, एनिलीन बेसिक है नेचर में, फिनॉल क्या है, एसिडिक है नेचर में. तो इस बात को थोड़ा सा समझा देती हूँ. एग्जाम्पल ले रही हूं मैं फिनॉल और एनिलीन का. दिस इज फिनॉल, ये है यहाँ पे O, यहाँ है H. दूसरा है एनिलीन, एनिलीन का है NH2. परंतु आपको पता है नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब इसकी कहानी देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में लेती हूँ, मैं वहां पर डिटेल में लूंगी. यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में रहते हैं बेंजीन रिंग के साथ में. तो क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ आपको. क्या होगा, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे इस कार्बन के साथ में. जैसे ही इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा. कार्बन के तो 4 ही बॉन्ड होते हैं, 5वां बॉन्ड तो बनाएगा तभी जब बॉन्ड ब्रेक होगा. ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज. अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूं तो हाउ वुड आई राइट, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगी कुछ इस तरह से. यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे H और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज. क्यों आया भाई, ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए हैं कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, खुद के 2 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन ये बात सहन कर सकता है कि उसके इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, नहीं कर सकता है. तो क्या होगा, यहाँ पे जो H है ना, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा.
तो इसके ऊपर क्या आ गया, डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है और इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किसके पास में, बेंजीन के साथ में। तो ये, तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन जब भी डेफिशिएंट होगी कोई स्पीशीज तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की कोशिश करेगी। उस H प्लस को कहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास में। अगर वो इससे ले सकता होता तो इसको देता ही क्यों, इससे उसकी ताकत नहीं है लेने की, ये छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे से, छोटा बच्चा बड़े लोगों से नहीं ले सकता, तो वो किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उससे क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा। और यहाँ पे मतलब एक तरह से बोलना चाहिए कोवेलेंट बॉन्डिंग ही है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ही है। तो वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ increasing of force of attraction between aniline and alcohol after mixing। तो मैंने इस तरह से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक होगा इधर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब कॉन्सेप्ट के बिना आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।